नमस्ते। मैं अरुण गोडबोले, आप देख रहे हैं मेरा चैनल अरुण गोडबोले। इनकम टैक्स एक्ट की, आयकर कानून की हम जानकारी ले रहे हैं। ये उसका छठा एपिसोड है। जो भी मैंने पिछले एपिसोड में कहा कि जो आपकी आय है, आपका इनकम है, वो उसके लिए अलग अलग से खाने बनाए इनकम टैक्स एक्ट के अंदर, उसको हेड्स ऑफ इनकम बोलते हैं। और जो हेड्स ऑफ इनकम है वो 6 प्रकार के हैं। पहला है सैलरी इनकम, इनकम फ्रॉम सैलरी, आपके वेतन का इनकम। दूसरा है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट आता है या वो उसमें आ जाता है। तीसरा है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी, आपको जो किराया मिलता है या कोई सब लेटिंग करते हैं आप, वो किराया आता है। जो आपकी हाउस प्रॉपर्टी है उससे जो भी इनकम मिलता है वो इस हेड ऑफ इनकम के अंदर आ जाता है। चौथा इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, आप जो भी धंधा करते हैं या व्यवसाय करते हैं, समझो कोई ट्रेडर है या कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है या कोई शॉप या कोई वकील है, डॉक्टर है। तो पहला तो हम उसको बिजनेस कहते हैं पहले दो लोगों को, लेकिन डॉक्टर वकील है उनके लिए हम प्रोफेशन कहते हैं। धंदा आणि व्यवसायातला हा फरक है, आपल्या हरकत नहीं। और ये जो इनकम है वो शायद इंडिविजुअल को मिला हो, पार्टनरशिप फर्म को मिला हो, कंपनी को मिला हो, वो इस हेड ऑफ इनकम के अंदर वो पकड़ा जाता है। पांचवा है हेड ऑफ इनकम कैपिटल गेन, यानी उसको हम ये कह सकते हैं कि जो भी कोई आप प्रॉपर्टी या शेयर्स या डिबेंचर्स या ज्वेलरी वो अगर आप बेचते हैं तो जो भी वो उसकी परचेस प्राइस होगी, खरीदी की कीमत होगी, और वो जो सेल करते हैं उसकी जो सेल प्राइस होगी, उसके अंदर जो डिफरेंस आता है वो आपका मुनाफा हो जाता है। और अगर आपने ये उसका कानून में ये प्रावधान है कि कौन से वो चीज़ के लिए कितना उसका होल्डिंग पैटर्न जरूरी है। समझो आप कंपनी में शेयर्स है तो आज के प्रावधान के अनुसार अगर वो लिमिटेड कंपनी के शेयर्स है स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड, तो 12 महीने के बाद अगर आप बेचते हैं तो उसको लॉन्ग टर्म पकड़ते हैं, उसको नहीं तो शॉर्ट टर्म, वो उसमें भी दो भाग हो जाते हैं। लेकिन जो भी उसका मुनाफा आ जाएगा वो आयकर अन्य नियमों के अधीन रहकर उस पर भी टैक्स लगाया जाता है। उसका भी हम विस्तार से आगे जानकारी ले लेंगे। और छठा इनकम है जो भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है, जो इनकम है आपका लेकिन वो पहले 5 कैटेगरी में बैठता नहीं है तो छठे कैटेगरी में आ जाता है। जैसे कि इंटरेस्ट है, आपको बैंक से मिलता है या और कोई इन्वेस्टमेंट से मिलता है, कंपनी एफडी से मिलता है, एफडी डिविडेंड मिलता है, ये सब इसी अदर इनकम में। कोई अगर लेखक है तो उसको मानधन मिलता है। एनी इनकम विच डजंट कम अंडर द अर्लियर 5 कैटेगरी विल बी ट्रीटेड एज द अदर इनकम। एंड इनकम टैक्स की बहुत बड़ी खूबी है कि जो भी इनकम टैक्स एक्ट के तहत एग्जाम बताया नहीं गया है वो हर इनकम टैक्सेबल रहेगा, कर पात्र रहेगा। यानी अनलेस स्पेसिफिकली मेंशन्ड इन इनकम टैक्स एक्ट that type of income is exempt, that otherwise that income will be taxable. आयकर कायद्यामध्ये वेगळं नमूद केलं असेल की जे इन्कम माफ आहे ते सोडता सर्व तऱ्हेचं मिळालेलं उत्पन्न आपलं करपात्र धरलं जातं, हे महत्त्वाचं आहे. एव्हरी इन्कम रिसिव्ड इज टैक्सेबल अनलेस स्पेसिफिकली एग्जम्प्टेड बाय द इनकम टैक्स एक्ट. आपको मिलने वाली पूरी जो भी आमदनी है वो टैक्सेबल है, छोड़ के सिवा जो आमदनी इनकम टैक्स के तहत क्लियरली माफ बताई गई है वो छोड़ के। तो अभी ये सभी इनकम मिला के जो होता है उसको बोलते हैं टोटल इनकम। और उसमें कानून के तहत कुछ छूटें दी गई है, उसका भी हम जिक्र आगे करेंगे। क्योंकि कोई इन्वेस्टमेंट आप करते हैं, प्रोविडेंट फंड में कुछ जमा करते हैं आमदनी, या लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम भरते हैं आप, तो उसके लिए अलग सा डिडक्शंस है।
कोई आप चैरिटेबल इंस्टीट्यूट को डोनेशन देते हैं तो उसके लिए अलग से डिडक्शन है। ऐसे बहुत सारे प्रावधान इनकम टैक्स के तहत है। तो ये डिडक्शन वो उसमें से डिडक्ट करने के बाद में जो रहेगा टोटल इनकम से ये डिडक्शंस कम करने के बाद जो रहेगा वो आपका नेट टैक्सेबल इनकम रहेगा और उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। जैसे मैंने पहले बताया कि अगर वो 2.5 लाख के ऊपर है तो टैक्स आपको दे लेता है, अन्यथा नहीं। और एक प्रावधान इनकम टैक्स क्या है कि आपको जो इनकम है आपका वो प्रत्यक्ष रूप से मिला नहीं तो भी वो इनकम आपका पकड़ा जा सकता है। जो भी इनकम आपको रिसीवेबल है, मिलने वाला है, समझो बैंक में आपने एक एफडी रखी है और उसका ब्याज जो आता है वो 6 महीने के बाद में आता है। इस साल में नहीं आया लेकिन अगले साल में आएगा, तो इस साल के अंत तक, मार्च तक जितना भी ब्याज इंटरेस्ट ड्यू रहेगा वो उसमें पकड़ा जा सकता है। वैसे अगर कोई डॉक्टर है, उसने बिल भेजा है लेकिन वो पैसा आया नहीं तो वो भी उसमें पकड़ा जा सकता है। सो एनी इनकम विच एक्रूज, यानी पहले तो रिसीव्ड जो भी मिल जाता है असलियत में वो इनकम, प्लस एक्रूड इनकम जो भी आय उसकी मिलना बाकी है वो भी उसमें पकड़ा जाता है। और ये भी एक प्रावधान इनकम एक्ट में है कि बिजनेस या प्रोफेशन के लिए आपको किताबें रखना, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, उसका जमा खर्च रखना कंपलसरी किया गया है विशिष्ट मर्यादा के ऊपर। समझो 2.5 लाख है, कभी 5 लाख है, ये सब। और भी एक प्रावधान है, वो भी हम आगे जान कर लेंगे। तो कानून के तहत जो लिमिट दी है उसके ऊपर आपका अगर टर्नओवर हो गया, बिजनेस है तो, या प्रोफेशन है तो ग्रॉस रिसीट्स हो गए, तो आपको आपके जो अकाउंट्स रखे हुए हैं वो चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास से ऑडिट करके वो ऑडिट रिपोर्ट आपको सबमिट करना आपकी जिम्मेवारी है। उसमें अगर गलती हो गई तो आपको पेनल्टी लग सकती है और भी कुछ बहुत सारे बातें हो सकती है। तो ये सूर्य रूप से सोर्सेस ऑफ इनकम और उसके ऊपर क्या क्या कानून के अंदर तरतूदी है ये है। अभी एग्जम्प्टेड इनकम जो इनकम टैक्स के कानून में बताया गया है वो बहुत सारी लंबी लिस्ट है। आयकर कानून का जो सेक्शन 10 है उसमें वो बताया गया है और उसका हर पहलू पे प्रकाश डालना बहुत मुश्किल है, लेकिन कुछ जो मोटी मोटी बातें हैं मैं बताऊंगा उसमें। एक तो है एग्रीकल्चर इनकम, जो आपको एग्रीकल्चरिस्ट है अगर आप, और आपको अगर एग्रीकल्चर ना भी हो, इंडस्ट्रियलिस्ट भी हो, और आपको खेती से इनकम आ जाता है, यानी फसल उगाने से आए हो या फसल आपकी खेती किसको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की थी उससे आए, वट एवर द इनकम यू रिसीव फ्रॉम एग्रीकल्चर वो टैक्सेबल नहीं है। लेकिन आपके दे टैक्स निकालने के लिए वो एवरेजिंग के लिए आपकी इनकम में वो जोड़ा जाएगा और जो भी हायर स्लैब में आपका टैक्स जाएगा वो उसके ऊपर आप वो हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ेगा। यानी इट विल बी टेकन इनटू कंसिडरेशन फॉर एग्रीगेटिंग द रेट ऑफ टॅक्स अँड द टॅक्स पेएबल। आपला ॲव्हरेज दर इन्कम टॅक्सचा जो पडतो त्याहून हे इन्कम धरून किती टॅक्स येतो त्यातनं ते न मिळता किती येईल यातला फरक जो आहे तेवढा टॅक्स आपल्याला द्यायला लागतो। यानी कि अगर आपको समझो 10 लाख रुपए आपका इनकम है और आपको टैक्स देना पड़ रहा है, समझो नॉर्मल कैलकुलेशन से टैक्सेबल इनकम 10 लाख के ऊपर समझो 1 लाख रुपया है और आपका एग्रीगेट इनकम में 1 लाख है, तो उसके तहत 10 लाख में 1 लाख मिला के 11 लाख पे जो टैक्स आएगा वो उसमें जो जितना डिफरेंस आ जाएगा वो आपको आपके डे टैक्स में बढ़ाया जाएगा। क्योंकि जैसे कि अपने संविधान में तरतूद है कि जो कानून सरकार बना सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट, वो उसकी लिस्ट अलग सी है। स्टेट गवर्नमेंट को जो कानून बना सकते हैं उसकी लिस्ट अलग है, स्टेट लिस्ट एंड सेंट्रल लिस्ट, और एक कॉमन लिस्ट भी है। तो ये एग्रीकल्चर पे टैक्स लगाना इसका पूरा अधिकार स्टेट गवर्नमेंट को है और इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट का जो इनकम टैक्स है उसमें एग्रीकल्चर पे टैक्स नहीं लगाते।
लेकिन अभी ये बाईपास निकाला है सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि वो एवरेजिंग के लिए पकड़ा जाएगा। दूसरा है कैजुअल इनकम विच इज लेस देन सर्टेन लिमिट। अगर आपको कोई अचानक से लॉटरी लग जाए बहुत छोटे रकम की तो एग्जाम है, उसके लिए लिमिट दिया है। और लीव ट्रैवल कंसेशन मिलता है, जो भी वेतन धरता है उनको, वो उसमें भी ये हर एक जो एग्जामिशन है ना उसके लिए कानून, उसमें कानून में प्रावधान है, उसके रूल्स अलग से है। जो भी ग्रेचुइटी आपको रिटायरमेंट के बाद मिलती है या प्रोविडेंट फंड मिलता है वो भी उन प्रावधानों के तहत माफ है। और पार्ट ऑफ द हाउस रेंट अलाउंस आपको मिलता है वो भी माफ है। और कोई कोई इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट डिक्लेयर कर देती है कि ये इनकम टैक्स में उसके इनकम के ऊपर इनकम टैक्स नहीं लगेगा। जैसे कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट कुछ तरह पे है, कुछ गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं जिसमें ब्याज का सूद का दर बहुत कम होता है, लेकिन वो उसका जो सूद मिलेगा आपको वो टैक्स फ्री रहता है। इन स्कॉलरशिप्स जो भी आप अगर विद्यार्थी है तो आपको मिलने वाली शिष्यवृत्ति कर माफ होगी। और जो भी अपने एमपी या एमएलएज है उनको जो भी वेतन मिलता है, अलाउंसेस मिलते हैं, वो सब पूरे के पूरे टैक्स फ्री है। और गवर्नमेंट से जो कोई अवार्ड, गैलेंट्री अवार्ड देते हैं शौर्य के लिए या कोई अलग से आपने देश का नाम रोशन किया उसके लिए, जैसे ओलंपिक में आपने कुछ मेडल मिला है तो ये भी कानून में बताया गया है, रूल्स उसके लिए बनाए गए, वो भी एग्जम्प्ट है। और ऐसे बहुत सारे प्रावधान सेक्शन 10 में है। आपको जिसको ज़्यादा जानकारी चाहिए और या कोई विशिष्ट रूप के विशिष्ट इनकम के लिए चाहिए तो आप मेरे को पूछ सकते हैं। 8वां एपिसोड होने के बाद मैं उस मूवी कवर करने की कोशिश करूँगा। और कुछ जो लीगल एंटिटीज़ है उनका इनकम एग्जाम करने के लिए भी कानून में प्रावधान है। जैसे चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, स्कूल्स एंड कॉलेजेस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटीज, चैरिटेबल हॉस्पिटल्स, देन स्पोर्ट्स बॉडीज जैसे स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, एथलेटिक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, वैसे इंडियन मेडिकल काउंसिल, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, ट्रेड यूनियंस, देन प्रोविडेंट एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयज़ ग्रेचुइटी फंड, देन वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशंस। लेकिन ये हर एक के लिए कानून में कुछ रूल्स दिए हैं और उसके तहत अगर वो सब रूल वो कंप्लाई करते हैं तो ही उनको ये एग्जाम्पशन मिल सकता है। तो ये अभी इसके मालूमात देने के बाद अभी हम जाएंगे इनकम फ्रॉम सैलरीज के, यानी वेतन से जो आय आपको मिलती है उसके प्रावधानों के पास अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।